नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर। मेरा यह चैनल हिंदी व्याकरण पर आधारित है और आज का मेरा टॉपिक है वर्ण। आज हम जानेंगे वर्ण किसे कहते हैं। सबसे पहले वर्ण की परिभाषा लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण वे हैं जो ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए, लिखकर व्यक्त करने के लिए जो चिन्ह बना लिए जाते हैं वे वर्ण कहलाते हैं। ध्वनियाँ भाषा का मौखिक रूप है और वर्ण भाषा का लिखित रूप है। अब वर्ण कितने प्रकार के हैं? मुख्य रूप से वर्णों को दो भागों में बांटा है, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर और व्यंजन। क्योंकि वर्ण टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है, इसीलिए आज हम सिर्फ स्वरों के विषय में जानेंगे कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं और स्वर कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में स्वर हैं 11। कुल स्वरों की संख्या है 11। स्वर किसे कहते हैं ये बताएंगे। 11 जिन वर्णों के उच्चारण में वायु हमारे मुंह से कम निकलती है, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु बिना रुकावट के मुंह से निकल जाए वे स्वर कहलाते हैं। और ये स्वर हैं 11। कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये हमारे पास 11 स्वर है। और जो ये अंग और अह, ये ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन है। ये कहलाते हैं अयोगवाह। ये क्या कहलाते हैं? अयोगवाह। तो ये 11 स्वर हैं और मात्राएं हमारे पास 10 हैं। 10 मात्राएं और 11 स्वर। 10 मात्राएं कैसी हैं? क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा है ये है। ई की मात्रा, लघु ई की मात्रा ये हो गई। दीर्घ ई की मात्रा ये है। लघु की मात्रा, दीर्घ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, है ना। और ये हो गई ओ की मात्रा और ये औ की मात्रा। मात्रा किसकी नहीं है? अ की। तो हमारे पास स्वर 11 और मात्राएं 10 हैं। चलिए आगे देखते हैं। स्वर को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। स्वर को कई भागों में वर्गीकृत किया गया है। देखते हैं कौन कौन से भाग हैं। स्वरों का वर्गीकरण। सबसे पहले आता है इसका उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हमने स्वरों को दो भागों में विभाजित किया है। एक पहला है मूल स्वर और दूसरा हो गया संधि स्वर। अब मूल स्वर किसे कहते हैं? मूल स्वर वो है जिन्हें बनाने के लिए हमें अन्य दूसरे किसी स्वर की आवश्यकता नहीं पड़ी। जैसे अ, ई और उ और री। ये हमारे पास मूल स्वर हैं जिनको बनने के लिए दूसरे अन्य किसी स्वर के मेल की आवश्यकता नहीं हुई। इसके अलावा जितने भी स्वर आए वे क्या हैं? संधि स्वर। वे कैसे हैं? देखिए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। ये आ कैसे बना? अ और अ मिलकर के बना आ। तो आ बनाने के लिए हमें दो स्वरों की आवश्यकता पड़ी। दो स्वरों के मेल से आ बना, इसलिए यह संधि स्वर है। ऐसे ही ई, दीर्घ ई, इससे भी कैसे बनाया? लघु ई और लघु ई मिलकर बनी दीर्घ ई।
इसीलिए ये क्या है, संधि स्वर है। ऐसे ये सारे स्वर दूसरे स्वरों के मेल से बने हैं, इसलिए ये कहलाते हैं संधि स्वर। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को दो भागों में विभाजित किया है, मूल स्वर और संधि स्वर। इसके बाद हम देखते हैं उच्चारण के आधार पर स्वरों को विभाजित किया है। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा आता है आपका दीर्घ स्वर, और तीसरा हो गया प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर क्या है? ह्रस्व स्वर यानी लघु स्वर। लघु स्वर वो हैं जिन्हें बोलने में हमारा समय कम लगता है, मुंह से हमारी वायु कम निकलती है, इसे ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहते हैं। या ये भी बोल सकते हैं जिसे बोलते समय एक मात्रा का समय लगता है, वे ह्रस्व स्वर है। इसमें आ जाएगा अ, ई, उ और री। ये हो गए हमारे ह्रस्व स्वर। इसके अलावा जो स्वर बचे वे आ गए, हो गए दीर्घ स्वर, जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। ये हो गए हमारे दीर्घ स्वर। इन्हें बोलते समय दो मात्राओं का समय लगता है। जब हम इन्हें बोलते हैं तो 2 मात्राओं का समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। ह्रस्व स्वर वो है जिन्हें बोलते समय 1 मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर वो है जिन्हें बोलने में 2 मात्राओं का समय लगता है। फिर आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वो है जिन्हें बोलने में 3 या 3 से अधिक मात्राओं का समय लगता है, इन दोनों से ज्यादा समय लगता है। और प्लुत स्वर क्योंकि संस्कृत में ज्यादा आता है, इसीलिए इसका एक उदाहरण मिलता है ओम। ओम और भी है ओम। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो कैसे बोलते हैं? ओ। तो ओ जब हमने बोला तो इसमें हम 3 मात्राओं से अधिक का समय लगा, तो ये है प्लुत स्वर। अब उच्चारण के आधार पर 3 भागों में वर्गीकरण हो गया। अब आता है आपका स्वर का वर्गीकरण जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर। मैं जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर, जीभ की क्रियाशीलता। अब जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर कैसे होता है? जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर, ठीक है। पहला हो गया, ये भी 3 भागों में है, अग्रस्वर। अग्रस्वर। दूसरा आता है मध्य स्वर, और तीसरा आता है पश्च स्वर। पश्च स्वर जैसे नाम से पता चल रहा है, अग्रस्वर। अग्र मतलब आगे, जिसमें जीभ, आगे की जीभ हमारी क्रियाशील रहती है। जब हम बोलते हैं तो आगे की जीभ में हमारा थोड़ा हलचल पैदा होती है, जैसे ई। इसे देखो तो ये आगे की जो हमारी नोक है, जीभ के आगे का जो हिस्सा है, वो हमारे दांतों के पास दबाव डालता है। ई, ए, आई और री। इन्हें बोलते टाइम हमारी जीभ का आगे का भाग क्रियाशील रहता है, अग्रस्वर। फिर आता है मध्य स्वर। मध्य स्वर वह है जिसे बोलते समय हमारा जीभ के मध्य का, बीच का भाग क्रियाशील रहता है, वह सिर्फ एक है। और अब जो बाकी बच गए वो पश्च स्वर है। पश्च स्वर वो है जो जीभ के पीछे का हिस्सा जिसमें क्रियाशील रहता है। वो हो गया आपका आ, उ, ए, ओ और औ। ये हो गए आपके पश्च स्वर, ठीक है। आ, उ, ओ, औ। इसे आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि जो भी 3 से बनते हैं ना, 3 से अ को छोड़ के, वो सारे किस में आ गए? पश्च स्वर में। 3 से ये आ बन गया, ये 3 लिखा उ बन गया,
3 लिखा, दीर्घ ऊ बन गया। तो जो भी अ को छोड़ के जितने भी 3 से बने वो क्या कहलाए, पश्च स्वर। ये याद करने का एक तरीका है। उसके बाद आता है आपका क्रियाशीलता कहलाता है मुंह खुलने के आधार पर। मुंह खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर, मुख द्वार खुलने के आधार पर। मुख द्वार खुलने के आधार पर भी ये 4 प्रकार के हैं। मुख द्वार खुलने के आधार पर ये 4 प्रकार के। पहला है विवृत, विवृत स्वर, ठीक है। दूसरा हो गया अर्ध विवृत, अर्ध विवृत। तीसरा हो गया अर्ध समृत, और चौथा हो गया समृत। अब देखिए विपरीत क्या है, अर्ध विपरीत और समृत क्या है। विपरीत का अर्थ होता है, विपरीत का अर्थ होता है खुला हुआ, ओपन, ठीक है। तो जिसे बोलते समय हमारा पूरा मुंह खुल जाए वे क्या कहलाता है, जिसे बोलते समय हमारा पूरा मुंह खुले तो वो हो गया विपरीत स्वर। तो वो क्या हो गया, वो एक ही है, वो है आ बोल के देखिए तो हमारा पूरा मुंह खुलता है आ। फिर होता है अर्ध विपरीत स्वर, अर्ध मतलब आधा खुला हुआ, ठीक है, जिसमें हमारा मुंह आधा खुला है वो होता है अर्ध विपरीत स्वर। ये हो गया अ, आई और औ। इसमें हमारा मुंह आधा खुला रहता है। विपरीत स्वर में पूरा खुला है, इसमें आधा खुला है, ज्यादा ही खुला है, कम नहीं खुला है, ठीक है। और अर्ध समृत स्वर के, समृत का मतलब होता है क्लोज, बंद, और अर्ध समृत का हो गया आधा बंद। तो इसमें इसकी तुलना में कम खुला है, अर्ध विपरीत की तुलना में कम मुंह खुला है। जैसे हो गया ए और ओ, ए और ओ, ये हो गए अर्ध समृत स्वर, जिसमें हमारा आधा मुंह खुला, आधा मुंह बंद है और आधा खुला है, मतलब ज्यादा बंद है और थोड़ा खुला है। और समृत स्वर वो हो गया जिसमें हमारा मुंह लगभग बंद है और बहुत थोड़ा ही खुला है। वो हो गए ई, उ और री। एक चीज ये समझने की, जहां भी लघु ई आती है वहां पर री आता है। कहीं पर भी जहां पर लघु ई आएगी वहां पर री जरूर आएगा। तो समृत स्वर क्या है, जिसमें हमारा मुंह बंद है, लगभग पूरा बंद है, बहुत थोड़ा सा खुला है, वो हो गया ई, उ, री। तो अब मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हुआ 4 प्रकार से, विवृत, अर्ध विवृत, अर्ध समृत और समृत। अब एक आता है होंठों की आकृति के आधार पर, स्वरों का वर्गीकरण होंठों की आकृति के आधार पर, या ओष्ठ की आकृति के आधार पर, ठीक है। होंठों की स्थिति के आधार पर, स्थिति, होंठों की स्थिति के आधार पर। अब कैसे, इसे भी 2 भागों में विभाजित किया है। होंठों की स्थिति के आधार पर भी स्वरों को 2 भागों में विभाजित किया है। पहला है वृत्तमुखी, वृत्तमुखी स्वर, वृत्तमुखी स्वर। दूसरा है अवृत्तमुखी स्वर, अवृत्तमुखी स्वर। अवृत्तमुखी, वृत्त मतलब कि सर्कल यानी गोल, जिसे बोलते समय हमारा मुंह गोल हो जाए वे वृत्तमुखी है, और जिन्हें बोलते समय हमारा मुंह गोल ना होए वो अवृत्तमुखी है। तो ये कौन कौन से हैं, वृत्तमुखी हो गए उ, ओ और औ।
ये हो गए हमारे वृत्तमुखी। जब इन्हें आप बोल के देखिए, उ ऊ ओ औ, जब हम इनका उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे होंठ गोल हो जा रहे हैं। फिर होता है अवृत्तमुखी, जो जितने बाकी बच गए वे सब क्या हो गए अवृत्तमुखी। वो हो गए अ, आ, ई, री, ए, आई, ये हो गए हमारे अवृत्तमुखी स्वर। उसके बाद आते हैं स्वर सघोष, और एक आता है प्राणत्व। प्राणत्व के आधार पर और घोषत्व के आधार पर भी हमने वर्णों का वर्गीकरण किया है। तो ये इसमें इतना समझ लीजिए कि जितने भी स्वर हैं वे सघोष हैं, और जितने भी स्वर हैं वे अल्प प्राण हैं। सभी स्वर क्या है? सभी स्वर सघोष ध्वनि है, सघोष वर्ण है या सघोष ध्वनियां है, और सभी स्वर अल्प प्राण है, यानी कि उनको बोलते समय हमारे मुंह से वायु कम निकलती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।